नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी और आज हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी क्षमता इतनी है कि ये हमारे देश भारत को इंडियन ओशियन का अल्टीमेट गेट कीपर बना सकता है। चाइना की जो एक्सपांशनिज्म वाली पॉलिसी है, इसका मुंह तोड़ जवाब है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। क्या आपको पता है चाइना का सबसे बड़ा भय क्या है? इट इज कॉल्ड मलाक्का डिलेमा। क्या है ये मलाक्का डिलेमा? आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। इतना ही नहीं, आज की हमारी डिस्कशन में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को भी मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। आगे बढ़े उससे पहले लेट्स गो थ्रू ए क्वेश्चन जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। The Great Nicobar project is less about commercial transshipment and more about addressing India's Malacca dilemma in reverse. Critically examine the geostrategic importance of the project in the Indo-Pacific region. Let me quickly introduce all of you to this particular project. इसको समझने के लिए we can use this example. अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे ईरान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। आप कहेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब, ईरान के पास तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं। फिजिकल न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। ईरान ने अपने जियोग्राफिकल एडवांटेज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। ईरान ने इस हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी पर प्रेशर क्रिएट हुआ और दुनिया के अलग अलग देशों ने यूएसए और इजराइल पर प्रेशर क्रिएट किया। सो दिस इज हाउ ईरान यूज्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन इट्स फेवर। भविष्य में भारत जो है वो भी ऐसा कुछ कर सकता है विद दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आई है तो बहुत ही क्विकली इसके मैप को देख लेते हैं। राइट, you can see Iran here. I'm not going too deep into this particular map. There are some interesting maps that we have to go through. लेकिन Strait of Hormuz इतना important topic है कि I don't want you guys to miss this thing. बहुत ही simple शब्दों में पर्शियन गल्फ से अगर आपको बाहर निकलना है, बाहर से पर्शियन गल्फ में एंटर होना है, तो you have to go through this Strait of Hormuz, right? तो ईरान ने इसको बहुत ही strategically अपने जो एक जियोग्राफिकल एडवांटेज है उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एडवांटेज है इससे उन्होंने यूएसए पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट किया। वी ऑल नो कि यूएसए जो है वो ईरान से इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री बहुत ही ताकतवर देश है, बट सिर्फ ताकत से युद्ध नहीं जीता जा सकता। यू कैन यूज योर अदर कार्ड्स एज वेल। अब प्रश्न ये है कि क्या ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो भविष्य में भारत के लिए भी एक हॉर्मुज की तरह ही बिहेव करेगा? क्या ये भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज साबित हो सकता है? अगर फ्यूचर में हमें कोई मैरीटाइम खतरा होता है तो क्या इसको काउंटर करने के लिए वी कैन यूज दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आज की डिस्कशन में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है। इनफैक्ट 2021 में ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑफिशियली हमें देखने को मिला। भारत सरकार ने इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट की और अभी इसको और ज़्यादा स्पीड मिली है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इज कि इसके साथ जुड़े हुए लगभग सारे जो क्लियरेंसेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लगभग सारे। सो आने वाले भविष्य में वी कैन सी सम फिजिकल कंस्ट्रक्शन, वी कैन सी सम फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे ज्यादा किस देश को परेशान करेगा? यू नो द आंसर ऑलरेडी, इट इज चाइना। एंड चाइना इज ट्राइंग एवरीथिंग इट कैन टू स्टॉल दिस प्रोजेक्ट। चाइना हमारे देश में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको पैसे दे रहा है ताकि इसका विरोध किया जा सके। विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें आज हमें इस वीडियो में, आज इस लेक्चर में हमें सीखनी है। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, फिलहाल हमारे देश की जो नेवी है ना, ये पूरे इंडियन ओशन में एक डोमिनेंट पावर है। एक बहुत ही ताकतवर नेवी अगर इंडियन ओशन में है तो दैट इज इंडियन नेवी।
इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद हमारी जो नेवी है उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मीन्स वी वॉन्ट बी एबल टू काउंट इन नंबर्स। इतनी सारी ताकत जो है वो हमारी नेवी की बनने वाली है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब इसकी छोटी बड़ी डिटेल्स को देखते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्रिएट किया जाएगा। हमारे देश में फिलहाल एक ही ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है हमारे पास, इसका नाम है विजिंगजाम। ये केरला में है। आई थिंक लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था। इससे पहले हमारे पास कोई ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था ही नहीं। इफ यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज ऑल अबाउट, तो बहुत ही ब्रीफली अगर आपको समझाऊं तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो आती हैं। सारे जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स नहीं आ सकती। उसके भी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, राइट। उसकी डेप्थ, फिर हैंडल करने की क्षमता, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उस विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, हम बेसिक जियोग्राफी की किताबों में पढ़ते हैं ना कि इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी अगर किसी के पास कोस्ट लाइन है तो दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। और इसके बावजूद भी हमारे पास कोई ट्रांसशिपमेंट का पोर्ट नहीं था। तो बड़ी बड़ी शिप्स बड़ा बड़ा सामान लेके, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान लेकर जब हमारे देश की तरफ आती हैं तो फिर बिकॉज वी डोंट हैव दिस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, तो फिर वो श्रीलंका जाती है। श्रीलंका में बड़ी शिप में से फिर छोटी शिप में ये अनलोडिंग की जाती है, लोडिंग की जाती है और उसके बाद हमारे देश की तरफ। तो यू कैन इमेजिन कि वक्त कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है, चीज़ों की कीमत जो है वो भी बढ़ जाती है बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दिस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। लेकिन अब एक तो हमारे पास है, एक और यहाँ पर बनने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एयरपोर्ट होगा ये ड्यूल यूज एयरपोर्ट होगा। मतलब ये है कि एक सिविलियंस के लिए, कुछ सालों पहले व्हेन आई विजिटेड गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो सिविलियन एयरपोर्ट था तो वहाँ पर फाइटर जेट्स भी थे। तो उस समय पर ये कॉन्सेप्ट जो है रियलाइज़ हुआ कि ये एक ड्यूल पर्पस एयरपोर्ट है हमारा। अब तो गोवा का एक अलग से सिविलियन एयरपोर्ट बन चुका है। तो जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो सिविल के साथ साथ ऑफ कोर्स हमारी जो एयरफोर्स है वो भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेगी। तो सिविल फैसिलिटीज जब आप प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स कि बिजनेस के लिए लोग जा पाएंगे। व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइंस, एंड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो बिजनेस के लिए लोग जा पाएंगे वहां पर, राइट। टूरिज्म प्रमोट होगा और इसी के साथ साथ हमारी एयरफोर्स बेस का इस्तेमाल, हमारी मिलिट्री जो है वो बेस का इस्तेमाल कर पाएगी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये व्हेन इट कम्स टू एनर्जी, व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी, ये सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। भविष्य में अगर युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, कोई ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, तो जो मेन लैंड से पावर पहुंचाया जाता है अगर वो कट डाउन भी हो जाए तो यहाँ पर अंधेरा नहीं होगा क्योंकि आप खुद अपना पावर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इट हेल्प्स अ लॉट। इतना ही नहीं, यहाँ पर टाउनशिप भी प्लान की जा रही है एट गैलेथिया बे। तो ये कुछ इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स हैं, बट इट्स नॉट जस्ट स्टॉपिंग हियर। यहाँ पर एक नेवल बेस भी बनाया जाएगा। हमारा एक आईएनएस बाज है जो एक नेवल एयर स्टेशन का एक रोल प्ले करता है। नेवल या फिर मेरीटाइम विजिलेंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बट जब ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा नेवल बेस भी यहाँ पर होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से हमारी जो मिलिट्री है वो इस क्षेत्र में एक डोमिनेंट फोर्स की तरह ऑपरेट कर पाएगी। अभी तो है ही, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ना कि हमारी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी एबिलिटी बढ़ेगी, राइट। और जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस मॉनिटर कर पाएगी। इस क्षेत्र में अगर कोई रिक्वायरमेंट रहती हैं तो क्विक रिस्पॉन्स जो है वो भी हम कर पाएंगे, राइट। जो रिस्पॉन्स का टाइम है वो और ज़्यादा
इम्प्रूव हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे देशों पर जो एक रिलायबिलिटी रही है हमारी, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे श्रीलंका, तो ट्रांसशिपमेंट के लिए अब हमें उन पर उतना ज़्यादा रिलाय नहीं रहना पड़ेगा। कॉस्ट की बात करें तो इट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 80,000 टू 1 लाख करोड़ रुपीस, राइट? अब इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक की हमारे डिस्कशन में आपको इसका एक बेस मिल गया। नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू इट। कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशंस को देखते हैं। 3 ऐसी चैनल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट ship channels. I'm talking about maritime routes here. Number 1 is Duncan's Passage. कहाँ पर है ये, इसको देखेंगे. Then you have this 10-degree channel and you have this 6-degree channel. अब नाम से ही तो सिर्फ याद नहीं रहेगा ये. We have to go through the map, right? So you can see on your screen. यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए. This is कोको, ग्रेट कोको आइलैंड. ये किसका पार्ट है? ये म्यांमार का पार्ट है. यहाँ पर आप अलेक्जेंड्रा चैनल देख सकते हैं. यहाँ पर कोको चैनल है. और जैसे ही कोको चैनल के नीचे हम आते हैं तो यहाँ से अंडमान की शुरुआत हो जाती है, राइट? दिस इज ऑल अंडमान हियर. फिर जैसे हम नॉर्थ ऑफ अंडमान से साउथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, देन वी फाइंड दिस डंकन पैसेज. देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज डंकन पैसेज. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो रटलैंड है, रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है ये डंकन पैसेज. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. द थिंग्स दैट आई एम मार्किंग हियर ऑन द मैप आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर थोड़ा और अगर हम साउथ की तरफ आते हैं, लिटिल अंडमान आइलैंड जो है उसके नीचे अगर आप आएंगे, देन यू विल फाइंड दिस 10-degree चैनल. ये 10-degree चैनल जो है ये अंडमान और जो निकोबार है उसके बीच में है. सो यहां से आप देखेंगे निकोबार की शुरुआत हो जाती है, राइट? तो अंडमान और निकोबार के बीच में है दिस 10-degree चैनल. फिर निकोबार में हम और थोड़ा साउथ की तरफ आए तो एक और चैनल है. ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहां पर मेंशन है, तो आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू इट. एक क्विक ग्लैंस. इट्स कॉल्ड सोम्ब्रेरो channel. और फिर at the very bottom of this Great Nicobar we find this channel, right? You can see here this is called Great Channel. ये जो Great Channel है ना, इसका दूसरा नाम है 6-degree channel. तो when I say Great Channel, when I say 6-degree channel, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं. ये 163 किलोमीटर वाइड है और ये जो इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है, वहां का जो एक स्टेट है, इसको कहते हैं एचे. तो ये जो एचे प्रोविंस है उसके और हमारे निकोबार के बीच में पड़ता है ये 6-degree चैनल. इसको भी अच्छी तरीके से मैप में देख लेते हैं. तो एज यू कैन सी हियर, दिस इज साउथ चाइना सी वाला पोर्शन है. ये स्पार्टली आइलैंड्स हैं. यू कैन सी थाईलैंड हियर. ये मलेशिया रहा, ये रहा सिंगापुर, राइट? एंड यहाँ पर आप देखिए, दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हियर, राइट? You can see here, this is Great Channel. Great Channel यानी कि 6-degree वाली चैनल जो है, it is here. And here you can see this portion is Aceh province of Indonesia. अब यहां से आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन. ग्रेट चैनल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही नजदीक है. मलाका स्ट्रेट जो है ना, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका, दिस वन, इसका जो नैरोएस्ट पार्ट है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट जो है इसका, वो कितना है पता है? सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर वाइड. दिस इज नथिंग. इसको ब्लॉक करना इट्स वेरी इजी फॉर इंडियन नेवी. तो जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं दोस्तों, जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से गुजरती हैं, एंटर होती हैं, निकलती हैं, राइट, ये इस क्षेत्र से ही गुजरती हैं. यहां पर लोकेटेड है हमारा ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. चाहे वो ऑयल टैंकर्स हों, चाहे वो कंटेनर शिप्स हों, उनको यहां से गुजरना पड़ता है. एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से
ये कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मलाका डिलेमा। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। चाइना इस चीज से काफी ज्यादा घबराता है। चाइना को पता है कि अगर भविष्य में लेट्स से इंडिया के साथ कोई पंगा हो गया, कोई युद्ध हो गया, और अगर इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलाका को चौक कर देता है, तो चाइना की जो एनर्जी सप्लाईज हैं, चाइना की जो ये ट्रेड की सप्लाईज हैं, उसको ड्राई करने की क्षमता रखता है हमारा देश भारत। और ये एक लंबे समय से, दशकों से चाइना जो है वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा घबराता आया है, क्योंकि चाइना का 70% जितना जो ऑयल है वो इस रूट से गुजरता है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया ना, इसको मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं इंटरडिक्शन। लेट मी राइट डाउन हियर फॉर यू। इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब होता है टू ब्लॉक समथिंग। तो 70% ऑयल और एक बहुत बड़ा मेजर चंक उनके ट्रेड का जो है वो यहां से पास होता है। वैसे इसको बाईपास करने के लिए चाइना ने कुछ जगहों पर पाइपलाइंस भी क्रिएट की है। अभी पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, फिर मलेशिया में भी ऐसे पाइपलाइंस के माध्यम से चाइना जो है वो चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है टू ओवरकम दिस मलाका डिलेमा। बट स्टिल चाइना नीड्स स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्टिल चाइना नीड्स कि ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये ओपन रहे, ये कभी भी इंडिया के द्वारा ब्लॉक ना की जाए, राइट। और हमारा बेस जब मलाका के इतने नज़दीक बन जाएगा तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। चाइना जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, थोड़ा तो नहीं, आई वुड से बहुत ठंडा पड़ जाएगा जब ये बेस कंप्लीटली ऑपरेशन में आ जाएगा तब। सो मिलिट्री वाइज ए स्ट्रॉन्ग काउंटर to the Chinese string of pearls is this Great Nicobar project। अब आपको समझ में आया ना, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। 2011, 12, 2013, 2014 के समय पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता था। शायद ऐसा हो सकता है कि अगर आपने अभी अभी करंट अफेयर्स की तैयारी की शुरुआत की है, इफ यू आर नॉट अवेयर टू मच अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, देन you will be able to understand this thing with the help of this particular map that you can see on your screen, right। ये बहुत पुराना मैप है लेकिन ये आज भी उतना ही वैलिड है। यहाँ पर जो आप डॉट्स देख रहे हैं, सी दिस हियर, राइट, ग्वादर। तो ग्वादर में चाइना ने पोर्ट बनाया है, पाकिस्तान में आता है ये ग्वादर। फिर हम्बनतोता, ये श्रीलंका का है। फिर मालदीव्स का माले, देन यू हैव दिस चिटगोंग ऑफ बांग्लादेश एंड देयर आर अदर पोर्ट्स हियर। चाइना ये पोर्ट्स बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला। लेकिन इसी मोती की माला से भारत का गला घोटने की कोशिश चाइना करते आया है। इसको तोड़ने की क्षमता रखता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो थाईलैंड लिखा हुआ है, यू नो द लोकेशन नाउ, राइट, कि पूरा बे ऑफ बंगाल जो है वो भारत जो है, अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये पूरा क्षेत्र जो है इसको ब्लॉक करने की क्षमता रखेगा हमारा देश भारत। और यहाँ से बैठे बैठे भारत जो है वो दूसरे ऐसे लोकेशंस जैसे कि एक सुंडा हैं, एक लोम्बोक स्ट्रेट्स हैं, राइट, ये अल्टरनेटिव रूट्स हैं। अगर आप मलाका का रूट नहीं लेते तो आप ये सुंडा या फिर लोम्बोक का रूट ले सकते हैं। दे आर डिफिकल्ट अल्टरनेटिव्स, बट उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से नज़र जो है वो हमारा देश भारत रख सकता है। सिर्फ चाइना के लिए नहीं, भारत के लिए भी स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60% जितना हमारा जो सी बोर्न ट्रेड है, यानी कि जो ओशियंस के और सी के माध्यम से जो हम ट्रेड करते हैं, राइट, सामान भेजते हैं, सामान अंदर लेकर आते हैं, हमारे देश में आता है, इनवर्ड आता है, आउटवर्ड जो है, तो ये भी इस मलाका स्ट्रेट से गुजरता है। तो भारत के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वाटर हाईवे है तो ये ओपन रहे। सो नाउ आई एम श्योर इतने डिस्कशन के बाद आपको पता चल गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोलंबो, सिंगापुर, क्लैंग जो है मलेशिया का, तो इससे भी ये इक्वी डिस्टेंस में है, यानी कि लगभग इक्वल डिस्टेंस है। तो चांसेस आर कि फ्यूचर में जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो यहाँ पर होल्ड करेगी हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, रादर दैन सम अदर places।
इतना ही नहीं, एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है आने वाले भविष्य में कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत इस चीज़ को स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर ऑयल और गैस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ऑयल और गैस हमें मिलता है तो सोने पे सुहागा, राइट? और आसियान के जो देश हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इनके देश जो हैं वो भी चाहते हैं, ये ग्रुप जो है वो भी चाहता है कि भारत जो है ये मलाका स्ट्रेट का जो पेट्रोलिंग होता है तो इसमें एक्टिवली पार्ट ले। और 2025 में, सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग भारत की यात्रा पर आए थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्लियरली बताया है कि सिंगापुर इज़ वेरी एक्साइटेड, और जॉइंट स्टेटमेंट में भी इस चीज़ को कहा था कि सिंगापुर एक्नोलॉजेस विथ एप्रिसिएशन इंडियाज इंटरेस्ट इन द मलाका स्ट्रेट्स पेट्रोल। ये जॉइंट स्टेटमेंट है, राइट? ये ऑफिशियल, इसमें ना कोई चीज़ मैंने ऐड की है ना माइनस की है, राइट? ये आप देख सकते हैं, राइट? कोटेशन में है, कोटेशन मार्क में है। तो आसियान के जो देश हैं दे आर ऑल्सो हैप्पी कि भारत जो है वो इसमें एक्टिवली पार्ट ले। सो थिंग्स आर इन आवर फेवर, बट देयर आर फ्यू चैलेंजेस एज वेल। नंबर 1, कुछ ऐसे डोमेस्टिक प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर जो हैं वो कुछ समय पहले अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर गए थे और उनकी यहाँ पर जो यात्रा थी वो ख़ास इस निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर थी। कुछ उनकी पार्टी के मेंबर्स ने भी इसका विरोध किया है। कुछ ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, कुछ ऐसे आई वुड से सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं, कुछ ऐसे वेस्टर्न एक्टिविस्ट्स हैं, कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट ऑनलाइन जर्नलिस्ट हैं, कुछ लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव ही बताई हैं। अगर आप चाइना बैक्ड ग्लोबल हैंडल्स को देखेंगे देन यू विल फाइंड द सेम सॉन्ग इज बीन sung by them as well। वो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल डैमेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें बताई जाती हैं। फिर यहाँ की जो डेलिकेट बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं बताई जा रही है। अब यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बात आई है तो 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, राइट? इनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लीजिएगा। एक है निकोबारीज, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट? ट्राइबल पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, और इनके साथ जुड़ी हुई इनके जब भी ये करंट अफेयर्स का पार्ट बनते हैं तो ऐसे विषयों पर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो निकोबारीज के बारे में थोड़ी डिटेल्स इकट्ठा कर लीजिएगा। एंड दूसरी कम्युनिटी है, इनका नाम है सोमपेन। तो यू शुड नो थिंग्स अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट दीज 2 कम्युनिटीज। नाउ ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, नो वन क्रिटिसाइजिंग द प्रोजेक्ट हैज ऑफर्ड एनी वायबल अल्टरनेटिव। लेकिन इफ यू सी हियर, इस पूरे प्रोटेस्ट को आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है ये प्रोजेक्ट। तो चाइना ने अपने पेड एजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर हमें क्लियर डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। जो हमारे बॉर्डर रोड्स हैं, फॉर एग्जांपल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जो रोड्स हैं, तो इनके कंस्ट्रक्शन के दौरान भी कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। फॉर एग्जांपल हमारे जो लद्दाख के वांगचू साहब हैं तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जो है वो इट वाज लिमिटेड टू लद्दाख वाला पोर्शन। आई एम नॉट सेइंग उनका डबल स्टैंडर्ड है, नो, उन्होंने जो स्टैंड लिया वो उनके लोगों के लिए उनको ठीक लगा, वो स्टैंड उन्होंने लिया है। लेकिन चाइना यहाँ पर उतना विरोध नहीं करेगा। ये बॉर्डर रोड्स जो हैं वो बन रहे हैं तो इनका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना को उतना ज़्यादा, भारत बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है तो चाइना को प्रॉब्लम होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा जितना ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद होगा। यू नो द रीजन नाउ, राइट? एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर मल्टीपल एजेंसीज ने काफ़ी सारी स्टडीज की हैं और उसके बाद इसको अप्रूवल दिया गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। दूसरी चीज़,
जितने पेड़ यहाँ पर गिराए जाएँगे, उनको मैंडेटरी उनका रीप्लांटिंग होगा, राइट? जितने पेड़ गिराए जाएँगे तो किसी और जगह पर या फिर उसके आजू-बाजू के क्षेत्र में और ज़्यादा प्लांट्स, ट्रीज़ जो हैं उनको लगाए जाएँगे, राइट? इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स भी गवर्नमेंट शेयर करेगी। देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर क्लियर स्टैंड है गवर्नमेंट का कि किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट जो नोटिफाइड ट्राइबल एरिया है, जो रिज़र्व एरिया है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा, उसको कम नहीं किया जाएगा। सो दिस आर द थिंग्स, राइट? देयर आर फ्यू थिंग्स अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज़ डूइंग टू मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली एग्ज़ीक्यूट कर पाएँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, ये हमारे देश का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा। यू सी द बिग थिंग, अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडियन ओशन। इससे हमारा जो इंडियन ओशन में जो हमारी पकड़ है, ये और ज़्यादा मजबूत होगी। और अभी हमने साउथ चाइना सी के मैप को देखा। जो साउथ चाइना सी में चाइना ने किया है ना, मिलिटराइजेशन किया है, उसका ही एक पैरेलल जो है वो हमें इस क्षेत्र में भारत का देखने को मिलेगा। चाइना ने 3 किलोमीटर लंबे रनवेज़ बनाए हैं, ये साउथ चाइना सी में अलग-अलग लोकेशंस पर। हैंगर्स बनाए हैं यहाँ पर, मिसाइल शेल्टर्स बनाए हैं, राइट? एडवांस्ड रडार सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने साउथ चाइना सी में ऐड कर दी हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट के, प्रोटेस्ट और वो सारी चीज़ें नहीं, दूसरे लेवल के चैलेंजेस। नंबर 1 इज़ टाइम। 30 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट एग्ज़ीक्यूशन में, और आने वाले समय में पार्लियामेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा सकता है। दूसरी एक चीज़ है कि भविष्य में अगर सरकार चेंज होती है, राइट? कोई और विचारधारा वाली सरकार आती है, तो हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको स्टैंड स्टिल रखा जाए, इसको स्टॉप किया जाए। तो अभी यही रिक्वायरमेंट मीन्स अभी के लिए द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़, और द गवर्नमेंट कैन डू और इंडिया कैन डू इज़, जल्द से जल्द इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाए। वी हैव टू फाइंड सम वेज़ के ये 30 सालों वाला टाइमलाइन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। जनरली अभी तक हमारा इतिहास ये रहा है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर 5 साल में पूरे होने वाले हैं तो 8, 10, 12 साल के बाद ख़त्म होते हैं। और ये चीज़ें अगर चेंज होगी तो जल्द से जल्द हम इसका बेनिफिट उठा पाएँगे। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग। लेकिन there are two more questions for you guys, right? Mains examination के लिए. One is discuss how the development of an unsinkable aircraft carrier in Great Nicobar Islands enables India to counter the Chinese string of pearls and dominate major maritime choke points. Very easy for you now. Second question is analyze the economic significance of the Galathea Bay transshipment hub in reducing India's dependence on foreign ports and its potential to transform India into a dominant maritime power. I'm sure this is also not that difficult for you guys. So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.